हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अगली सुबह आर्या बेड पर बैठी हुई थी और उसकी नज़रें लगातार बाथरूम के दरवाजे को घूरे जा रही थी। बाथरूम के अंदर से पंखुड़ी और आरिश की हंसने और खिलखिलाना की आवाज़ आ रही थी। उन दोनों के हंसने और खिलखिलाना की आवाज़ सुनकर साफ साफ पता चल रहा था कि अंदर दोनों बाप बेटी कितने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। आर्या का मुंह बना हुआ था क्योंकि पंखुड़ी हर दिन उसके साथ फ्रेश हुआ कहती थी। आज उसने आर्या को ठुकरा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि आज उसे अपने पापा के साथ बात लेना था। आर्या पहले तो इस बात के लिए एग्री हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा था कि आरिश ये कर नहीं पाएगा और पंखुड़ी खुद ही उसे बुलाने आएगी। मगर अभी जो उसके कानों में आवाज़ पड़ रही थी, उस हंसने की आवाज़ को सुनने के बाद से ज़रा भी नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी कभी भी उसे याद करने वाले हैं। आर्या के लिए ही पहली बार था जब पंखुड़ी ने उसे छोड़कर आरिश को चुना था, वह भी खुद को तैयार करने के लिए। सिद्धार्थ उसे मानता रह जाता था मगर पंखुड़ी बिल्कुल तैयार नहीं होती थी कि वह सिद्धार्थ से तैयार होगी, जबकि सिद्धार्थ अच्छी तरह से रेडी करता था। उसने काफ़ी बार आर्या के बालों को बनाया है, यहाँ तक कि उसने काफ़ी बार आर्या को मेकअप भी करके दिया था। अब आर्या गुस्से से अपने पैरों को पटकते हुए बेड से खड़ी होती है और वह बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। आर्या बाथरूम के अंदर अपने कदम रखती है और सामने का नज़ारा देखती है। बाथटब के बाहर आरिश अपने घुटनों के बल ल बैठा हुआ था तो वही बाथटब में पंखुड़ी अपने पैरों को पटकते हुए, अपने हाथों को पटाते हुए पानी को उछाल उछाल के आरिश के ऊपर डाल रही थी। आरिश आधा से ज्यादा भीग चुका था मगर फिर भी वह अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में लगा हुआ था तो वही पंखुड़ी भी पूरी मस्ती कर रही थी। हंसने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा गुलाबी पड़ चुका था, आंखों में आंसू तक आ गए थे, मगर मजाल है उसकी बेटी हंसना छोड़ दे। इस नज़ारे को देखकर आर्या अपनी आंखें छोटी करती और अपने कदम बाथटब के पास बढ़ा देती है। बाथटब के पास पहुंचकर वह अपने हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी किए हुए ही पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, पाखू बच्चे, आपको नहीं लगता कि आपने अपने माँ के साथ गलत किया है? आपकी मम्मा जब आपको बात दिलाती है तब तो आप कभी इतनी खुश नहीं होते हो, और आज आपके डैडी आपको बात क्या दिला रहे हैं? आपने तो हंस हंस के पूरा घर ही अपने सिर पर उठा रखा है। आर्या ये सारी बातें पंखुड़ी को घूरते हुए उसे कह रही थी तो वहीं आरिश आर्या की जलन भरी बातें सुनकर तुरंत ही अपनी नज़र उठाकर आर्या की तरफ देखता है और आर्या के लाल हुए चेहरे को देखकर वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि इस समय आर्या क्या फील कर रही है, और यह सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। वह पंखुड़ी के गालों को धीरे से सहलाते हुए आर्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ जलने की बदबू आ रही है? क्या हमारा कमरा किचन के इतने सामने है कि किचन में कुछ जल रहा है और उसके स्मेल हमारे कमरे में आ रही है? आरिश ऐसी बातें कहकर आर्या की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगता है तो वहीं आर्या आरिश के बातों को सुनते हुए अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि आरिश क्या कहना चाहता है। वह अपने दांतों को किटकीटते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, और क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही ताने मारना सीख गए हैं? एक तो आपने मेरी जगह ले ली, ऊपर से आप मुझे ही ताना मार रहे हैं। आर्या गुस्से से आरिश की तरफ देख रही थी, उसकी छोटी सी नाक लाल हो चुकी थी तो वहीं आर्या का गुस्से से भरा चेहरा इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था कि आरिश अपनी मुस्कुराहट को छिपा ही नहीं पा रहा था, और आरिश की यह मुस्कुराहट आर्या को चिढ़ाने के लिए काफी थी। आर्या अपने पैरों को जोर से फर्श पर पटकती है और वह सीधा बाथरूम से बाहर भागती है तो वहीं आरिश आर्या को इस तरह से जाता हुआ देखकर हैरानी से अपने सिर को हिलाता है और फिर वह पंखुड़ी की तरफ देखता है, जो कि हंसना बंद कर चुकी थी और चुपचाप टुकुर टुकुर आंखों से आर्या को जाता हुआ देख रही थी। एक पल को तो पंखुड़ी भी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर उसकी माँ को हुआ क्या है। वो तुरंत ही अपनी नज़रें आरिश की तरफ घूमती है और अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है, जैसे वह जानना चाहती हो कि उसकी माँ को क्या हुआ है। तो वही आरिश अपने बेटी की हरकत पर एक गहरी सांस लेता है और फिर उसे बाथटब से उठाकर अपनी गोद में लेता है। वह सामने से टॉवल को उठाकर पंखुड़ी को उसे टॉवल में लपेटकर आरिश उसे लेकर कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पंखुड़ी से अपनी धीमी सी आवाज में बोला, पंखुड़ी माय लिटिल प्रिंसेस, अभी मम्मा कुछ भी कहे आपको कुछ भी नहीं कहना है, चुपचाप अपने सिर को झुककर उनकी बातें सुनाई है और हाँ, अपने सिर को हिलाना है, ओके? आरिश पंखुड़ी को जो कुछ भी कह रहा था पंखुड़ी चुपचाप सुनते हुए तुरंत ही अपने सिर को हाँ में हिला देती है। आरिश उसके छोटे से नाक को अपनी एक उंगली से टच करते हुए बोला, वेरी गुड। इतना कहकर आरिश पंखुड़ी के दोनों गालों पर भारी बड़ी सी किस कर देता है। आरिश बाहर आकर देखता है तो आर्या अपने हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए अपनी बड़ी बड़ी गुस्से भरी नजरों से आरिश की तरफ देखे जा रही थी। आरिश पंखुड़ी को बेड पर बैठता है और फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, क्या बात है, तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या सुबह सुबह कुछ हुआ है जिससे तुम्हारा मूड खराब हो गया? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आरिश बहुत ही मासूमियत के साथ यह सवाल आर्या से करता है, जिसके जवाब में आर्या आरिश को खा जाने वाली नजरों से घूरती है और अगले ही पल वह बेड से उठाते हुए अपने दोनों हाथों से आरिश के गले को पकड़ते हुए जोर से उसके गले को दबाते हुए अपने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से आरिश को घूरते हुए बोली, अगर आपने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला और यह भोले बनने का नाटक किया ना तो मैं आपकी जान ले लूंगी। आरिश जो एक पल को बुरी तरह से हैरान हो चुका था और वह बड़ी बड़ी आंखों से आर्या को देखे जा रहा था। उसे जरा भी आर्या से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी।
मगर जब आर्या ने ये कर ही दिया था तो आरिश उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। वह अपने हाथों को बढ़ाकर आर्या की कमर को पकड़ता है और उसे झटके से अपनी ओर खींचता है। आरुष के खींचने पर आर्या सीधा जाकर आरिश के सीने से लगती है, मगर अगले ही पल जैसे ही वह सेंस में आती है वह तुरंत आरिश को खुद से दूर धक्का देने लगती है। इधर आरिश आर्या को छोड़ने के बजाय उसकी कमर को और भी मजबूती से पकड़ते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखता है और फिर एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए आगे बढ़कर उसके गालों को चूम लेता है। आरिश के ऐसा करते ही आर्या तुरंत ही आरिश के चेहरे को अपने हाथों से पीछे कर देती और अपने सिर को पीछे घुमाकर पंखुड़ी की तरफ देखती है, जो कि टुकुर टुकुर उन दोनों को ही देखे जा रही थी। पंखुड़ी को इस तरह से खुद को देखता हुआ देखकर आर्या का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। आर्या तुरंत ही आरिश के गले से एक हाथ हटाते हुए उसके चेहरे को पकड़ती है और सीधा बेड की तरफ टर्न कर देती है। आरिश की भी नजरें अपनी बेटी के ऊपर चली जाती है और उसके बड़ी बड़ी नीली गहरी आंखों को देखते हुए वह हल्के से मुस्कुराता है और फिर आर्या को और भी अपने करीब करते हैं। वह मुस्कुराते हुए धीमे से आर्या के कान में फुसफुसाता है, वाइफी तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक और बेबी प्लान कर लेना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम हमारी लिटिल प्रिंसेस के साथ खेलने वाला तो कोई होना चाहिए ना, तभी वह हमें इस तरह से देखना बंद करेगी। आरिश की यह बात सुनते ही आर्या आरिश को पलटकर ऐसी दिखती है जैसे वह किसी एलियन को देख रही हो और अगले ही पल वह अपने पैरों को उठाकर आरिश के पैरों पर दे मारती है। आरिश जो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके चेहरे पर स्माइल थी, अब उसके चेहरे पर दर्द भरा आया था। वह हैरानी भरी नजरों से आर्या की तरफ देख रहा था तो वही आर्या अपने दांतों को किटकिटाते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, यह आपको ये बात बोलने से पहले सोचना चाहिए था, अगर आप ऐसी बातें बोलेंगे तो आपके साथ यही होगा। वह तो शुक्र मनाएंगे कि मैंने सिर्फ आपके पैर पर मारा है, अगर और कहीं मारती तो आप दूसरे बच्चे का कभी सपने में भी नहीं सोचते। आइंदा से यह बात कभी मत बोलना, समझ आए बात आपको? क्या पता है आपको बेबी डिलीवर करने में कितनी प्रॉब्लम होती है और कितना पेन होता है। आप प्रेग्नेंट होते तब ना आपको पता चलता। यहाँ बच्चे तो मुझे पैदा करने होते हैं, आपको क्या है? आप अपनी मस्ती करते हो और फिर आराम करते हो और उसे मस्ती की सजा मुझे मिलती है। आर्या आरिश को अपनी आंखें दिखाते हुए कह रही थी तो वही आरिश आर्या की हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और आर्या की पूरी बात सुनने के बाद वह अपनी एक आईब्रो उठाकर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, तुम इस तरह से सारा ब्लेम मेरे ऊपर कैसे डाल सकती हो? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एंजॉय करता था, इनफैक्ट जब हमारी प्रिंसेस हुई तो मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हो वो सब किया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम दोनों ने एंजॉय किया है और शायद लगता है तुम पिछले कुछ रातें भूल चुकी हो जहां पर तुम मुझसे ज्यादा एक्साइटेड और वाइल्ड हुआ करती थी, और अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लगी है तो तुम कहो, मैं उनके सबूत भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तुम्हारे वाइल्डनेस की निशानियां अब भी मेरे बदन पर हैं, बोलो तो दिखाओ। इतना कहकर वह अपने शर्ट के बटन को खोलने का इशारा करते हुए आर्या से कहता है तो वही आर्या हैरानी भरी नजरों से आरिश की हर एक बात को सुन रही थी, मगर वह जैसे ही आरिश के हाथों को उसके शर्ट के बटन पर देखती है वह तुरंत ही आगे बढ़कर आरिश के हाथों पर एक थप्पड़ मारती है और फिर अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, अगर प्रिंसेस हमारे कमरे में इस वक्त नहीं होती तो फिर मैं आपको बता देती कि एंजॉय कौन करता है और कौन वाइल्ड है। आर्या सीधा चेंजिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं तो वही आरिश एक नजर अपनी बच्ची की तरफ देखता है, जो कि आप भी टुकुर टुकुर नजरों उसे ही देखी जा रही थी। अपने बच्चों की इस हरकत को देखकर आरिश गहरी सांस लेता है और फिर खुद से ही बड़बड़ाता है, कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी प्रिंसेस ने हमारे जिंदगी में आकर हम दोनों को एक कर दिया, मगर फिर कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि मैं अफसोस कर रहा हूँ उस रात जब मैं नशे में अपनी खूबसूरत सी बीवी के करीब गया था। एक तो मुझे याद भी नहीं था और अब मेरी प्रिंसेस ही कबाब की हड्डी बन रही है। आरिश का चेहरा एक पल में रोने जैसा हो जाता है, मगर अगले ही पल वह अपने चेहरे को थपथपाता हुआ सीधा चेंजिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। चेंजिंग रूम के अंदर वह जाकर देखता है तो आर्या बस चेंजिंग रूम से बाहर ही कदम रखने वाली थी, उसके हाथों में पनखुड़ी के कपड़े थे। उसने पनखुड़ी के लिए थोड़ी सी डांगरी निकाल रखी थी और उसके ऊपर उसने व्हाइट कलर की शर्ट को निकाला था। वह उसे लेकर बाहर निकल रही थी और आरिश को चेंजिंग रूम में आता हुआ देखकर आर्या की आंखें एक बार फिर छोटी हो जाती है, मगर वह इस बार आरिश को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है तो वही आरिश बस अपना मुंह खोलकर आर्या को चेंजिंग रूम से जाता हुआ देखता रह जाता है। आरिश पनखुड़ी के साथ नीचे हॉल में बैठा हुआ था। नूर जी और रियान दोनों ही आरिश के साथ ही हॉल में बैठे हुए थे और वह सभी आपस में बात कर रहे थे। सिर्फ आर्या ही ऐसी थी जो हॉल में नहीं थी। आर्या इस समय अपने बेटे के पास थी और वह उसी के कमरे में थी। पता नहीं दोनों इस समय कमरे में क्या कर रहे थे, क्योंकि आर्या आरिश से झगड़ा करके काफी देर पहले ही आरिश के कमरे में चली गई थी और आरिश ने आर्या को थोड़े समय के लिए अपने बेटे के साथ अकेला छोड़ दिया था। क्योंकि आदिश जल्दी से उसके कमरे में नहीं आता था, वह हमेशा आर्या से हॉल में या फिर गार्डन में ही मिला करता था। इस वजह से आरिश थोड़ा सा समय आर्या का अपने बेटे को देना चाहता था, मगर यहाँ तो उसकी बीवी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरिश आयुष की नजरें बार बार ऊपर जा रही थी, मगर अब तक कमरे का दरवाजा तक नहीं खुला था। आर्या आदिश की टाई को बांधते हुए उसकी तरफ देखते हुए कुछ समझ रही थी, जिसे आदिश बहुत ही गौर से सुनते हुए अपने सिर को हिला रहा था।
आदिश पूरी तरह से स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था। आर्या उसके बालों को सेट करते हुए उसकी तरफ देखते हुए धीरे से उसके गालों को छूते हुए बोली, आदिश बेटे आपको ध्यान रखना होगा, आप अपनी बहन को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो। कल भी अपने गार्डन में देखा था उसने क्या किया था। अगर आप इसी तरह से अपनी बहन को बिगाड़ते रहोगे तो आगे चलकर वह बहुत ज्यादा जिद्दी बन जाएगी। बच्चा इस तरह से आपको और डैडी को दोनों को मिलकर उसे बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वह गलत होती है तो आपको उसे समझना चाहिए। अगर आप गलत चीजों में भी उसे प्रोटेक्ट करोगे तो फिर उसकी आदतें खराब हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना बच्चा मैं क्या कह रही हूँ। आदिश आर्या की सुनते हुए अपने सिर को हाँ में हिला रहा था, जिसे देखते हुए आर्या गहरी सांस लेते हुए आदिश के चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, बच्चे इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। मॉम आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूं ना उसके साथ जो उसे गलत साबित कर सके, क्योंकि उसके पीछे हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। आदिश की इस बात को सुनकर आर्या की आंखें छोटे हो जाती हैं और वह तुरंत आदिश से अपने हाथों को छुड़ाते हुए घूरकर आदिश की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हो, तुम दोनों को ही कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई तुम्हारे लिटिल प्रिंसेस से बातें कर पाएगा कंफर्टेबल होकर नहीं ना, इस बात को तुम्हें समझना होगा और मैं तुम्हें वार्निंग के साथ कह रही हूँ, इस बात को भूलना मत बेटा। आर्या लगभग गुस्सा करते हुए आदिश से ये बातें कहती हैं तो वही आदिश इस बार अपनी माँ की बात को समझते हुए और उन्हें समझाते हुए बोला, ओके मम्मा मुझे सब समझ में आ गया और आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। आज के बाद से वह ऐसी कोई हरकतें नहीं करेगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ओके। आदिश का इतना कहना था कि आर्या तुरंत आगे बढ़कर आदिश के माथे पर किस करते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, चलो अब नीचे चलते हैं। इतना कहकर आर्या आदिश के हाथों को पकड़ती हैं और उसके साथ नीचे चले जाती हैं। वही आरिश जिसकी नजरें कब से दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, वह जैसे ही दरवाजा खुलता हुआ देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। फाइनली लगभग आधे घंटे से 45 मिनट बाद उनके रूम का दरवाजा खुला है। क्या लड़कों को भी तैयार होने में इतना टाइम लगता है। आरिश की नज़रें दोनों माँ बेटे पर जाती है, जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। दोनों ही नीचे हॉल में पहुंचते हैं। आर्या सब की तरफ देखते हुए सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है। आदिश भी सबको देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसके बाद सभी उठकर डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं, क्योंकि बस आर्या और आदिश का इंतजार हो रहा था। टेबल पर ब्रेकफास्ट काफी समय पहले लग चुका था। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठते हैं। उनके बैठते ही मेड सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। उसके बाद वह सभी वहां से चले जाती हैं। उन सभी के चले जाने के बाद सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। आरिश आदिश और पनखुड़ी दोनों की तरफ देखते हुए अपने गहरी आवाज में बोला, आज तुम दोनों को ड्राइवर स्कूल ड्रॉप कर देगा, ओके दोनों केयरफुल जाना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आदिश बेटा तुम मुझे कॉल करना, ओके। आरिश आदिश की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से उसे कहता है तो वही आदिश आरिश की इस बात को सुनकर कुछ पल को आरिश की तरफ देखता है और फिर वह तुरंत अपने सिर को हाँ में हिलाकर आरिश की बातों पर एग्री कर जाता है। जिसके बाद आदिश अपनी जगह से खड़ा होता है और धीरे से आदिश के सिर पर हाथ फेरते में बोला, तथा एस गुड, अब चलो जाओ बाहर, ड्राइवर तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा है। आरिश की बात मानते हुए दोनों ही अपने चेहरे से खड़े होते हैं और फिर दोनों ही पैलेस से बाहर अपने कदम बढ़ा देते हैं तो वही पनखुड़ी जिसके हाथों को आदिश ने पकड़ रखा था, वह बार बार पलटकर आरिश की तरफ देख रही थी तो वही आरिश भी अपने बच्चों की नजरों को नोटिस कर रहा था और यह नोटिस करते हुए वह अपने तेज कदमों से जाता है और पनखुड़ी के सामने जाकर खड़े होते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठता है और फिर धीरे से उसके चेहरे को टच करते हुए बोला, क्या बात है बच्चे, आप बार बार मुझे इस तरह से पलटकर क्यों देख रहे हो, क्या आपको कुछ चाहिए, क्या आप डैडी से कुछ कहना चाहते हो। आरिश के सवाल को सुनकर पनखुड़ी तुरंत ही अपने सिर को हाँ में हिलाती है, जिसे देखकर आरिश क्यूरियोसिटी के साथ अपने बच्चों को देखने लगता है कि उसके कानों में पनखुड़ी की तोतली सी आवाज पड़ती है, डैडी आप तयू नहीं जा रहे पनखुली के छात, पनखुली तो आपते छात दाना था ना। पनखुली के कहे बातों को सुनते ही आरिश बहुत ही प्यार से पनखुली की तरफ देखता है और उसके पूरे चेहरे को अपने बड़े से हथेलियां में भरते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बच्चे डैडी आपको छोड़ने जाते हैं, बट डैडी को आज इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, डैडी को तुरंत ही अभी ऑफिस के लिए निकलना है। बच्चे पर डैडी आपको प्रॉमिस करते हैं कि डैडी आज आपको लेने जरूर आएंगे, ओके। अभी आप अच्छे बच्चे की तरह ड्राइवर अंकल के साथ चले जाओ। आरिश अपनी बात कहकर पनखुड़ी के माथे पर प्यार से किस करता है तो वही आरिश की बात सुनकर पनखुड़ी कुछ देर तक अपनी टिमटिमाती आंखों से आदिश को देखता है, पर फिर वह अपने सिर को हाँ में हिलाकर आदिश की बात मान जाती है, जिसके बाद आरिश भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और उसके सामने से उठ जाता है। इसके बाद आदिश पनखुड़ी को लेकर पैलेस से बाहर चला जाता है। उन दोनों के चले जाने के बाद आर्या धीमी कदमों से चलते हुए आरिश के पास आती है और फिर आरिश की तरफ देखते हुए बोली, अपने बच्चों से झूठ क्यों कहा कि आज आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने आपका शेड्यूल देखा है, आज आपकी 3 बजे से पहले कोई भी मीटिंग नहीं है। आर्या की आवाज जैसे ही आरिश के कानों में पड़ती है वह तुरंत ही पलटकर आर्या की तरफ देखता है और फिर गहरी सांस से लेते हुए वह उसके हाथों को पकड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज तुम्हें मेरे साथ ऑफिस नहीं जाना है, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो।
आरिश के सवाल पर आर्या कुछ पल को हैरान रह जाती है, मगर अगले ही पल वह अपने सिर को झुकते हुए अपने सिर को नामे हिला देती हैं, जिसे देखकर आरिश हैरानी होते हुए बोला, तो तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? मगर क्यों, क्या तुम्हें वहां पर मन नहीं लगता है? ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी जाना नहीं चाहती। आर्या बिना आरिश की तरफ देखे हुए ही जवाब देती है। तो वही आरिश आर्या की इस बात को सुनकर पहले तो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर आर्या के चेहरे को पकड़कर वह ऊपर उठता है और आर्या की नीली आंखों में देखता है और फिर बोला, क्या तुम्हारे दिमाग में अब भी बीते हुए बातें चल रही है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ वाइफी की, भूल जाओ उन बातों को, उस बात से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। और उस बात को सोचकर परेशान होना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी है। चलो अब उसे भूल जाओ और ये बताओ कि तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? आरिश के ऐसे बिहेव करने की वजह से आर्या को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वह आरिश के सीने से लगाते हुए अपने सिर को आरिश के सीने में लगभग दफन करते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, आप इतना कैसे बदल सकते हैं आरिश? मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा था। आप हर छोटी से छोटी गलती पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे, मगर आज जब इतना सब कुछ हो गया, मैंने आपके साथ इतना कुछ कर दिया, तो आप बिल्कुल भी मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे। आपने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया और आपकी यह बिहेवियर मुझे और भी ज्यादा हर्ट कर रहा है। ओ तो ऐसी बात है तो तुम्हें अपनी गलती की पनिशमेंट चाहिए, राइट? आर्या आरिश की बात पर तुरंत उसकी तरफ देखते हुए अपने सिर को जल्दी जल्दी हमें हिला देती हैं, जिसे देखकर आरिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह आर्या के चेहरे को पकड़ते हुए हल्के से उसके तरफ झुकता है और फिर उसके कान के पास जाते हुए अपनी गहरी मगर बहुत ही सिलेक्टिव आवाज में बोला, तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि आज से अगले 10 दिनों तक तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकोगी। मेरा जब जहां जैसे मन करेगा मैं वैसे तुम्हारे करीब आऊंगा और तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। बोलो ये पनिशमेंट मंजूर है? आर्या आरिश की इन बातों को सुनकर हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी। भला ये भी कोई पनिशमेंट थी? ये तो फायदा उठाना हो गया। आर्या अपनी आंखें छोटी करके तुरंत ही आरिश के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए घूरकर आरिश को देखती हैं और फिर अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये भी कोई पनिशमेंट है? ये तो आप अपना फायदा देख रहे हैं और मैं भला आपकी यह बात क्यों मानूं, जबकि मैं जानती हूं कि आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आपको तो प्रिंसेस भी नजर नहीं आती, आप उसके सामने भी मुझे किस करने चले आते हो, और अगर मैं इस बात के लिए हाँ भी भर दी तो क्या पता आप कल को मॉम के सामने भी ऐसा कुछ कर दो, इसलिए मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। आर्या की इस बात को सुनकर आरिश कुछ भी नहीं कहता है। आरिश को फिर से कुछ ना बोलता हुआ देखकर आर्या गहरी सांस लेती हैं और फिर वापस से आरिश के पास जाते हुए उसकी बाजू को पकड़कर हिलाते हुए उसकी तरफ अपनी प्यारी सी नजरों से देखते हुए बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वाइफी, अभी अभी मैंने कहा और तुमने उसके लिए इनकार कर दिया, और अब मैं क्या ही बोलूं जब तुम्हें मेरी कोई बात माननी ही नहीं होती है। ठीक है, तुम्हारा अब जैसा मन करे तो वैसा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर आरिश उसे अपनी बाजू छुड़ाता है और फिर वहां से निकल जाता है। तो वही आर्या हैरानी से बस आरिश को जाता हुआ देखती रह जाती है और जैसे जैसे आदिश उसकी आंखों से ओझल होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों आंसू में भरते जा रही थी। वह झिलमिलाते हुए आंखों से आरिश के उसे आखिरी कदम को देखती हैं, जो उसकी आंखों से पूरी तरह से ओझल हो चुका था। आरिश के जाते ही आर्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और उसके आंखों में ठहरे आंसू बहकर उसके गालों पर चले आते हैं कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। आर्या तुरंत ही अपने गालों पर आए आंसुओं को पूछती है और पीछे मुड़कर देखती है, मगर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक चमक भी नजर आने लगती है। आर्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे आरिश खड़ा मुस्कुरा रहा था। आरिश को इस तरह से अपने पीछे देखकर एक पल को आर्या हैरान हो जाती है, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह तुरंत ही जाकर आरिश के सीने से लिपट जाती हैं, तो वहीं आरिश भी उसे अपनी बाहों में भरे हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाने वाला हूँ, और यह बात बात पर तुम्हारे आंखों से आंसू कैसे निकल जाते हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन आंसुओं को इस तरह से वेस्ट मत किया करो। तुम्हारा यह आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इस कीमती चीज को गंवाना नहीं चाहता हूँ। आइंदा से मुझे यह आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं देखने चाहिए, समझ आई बात? आरिश बहुत ही प्यार से आर्या के माथे पर किस करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, तो वही आर्या भी आरिश की बात को सुनते हुए जल्दी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती हैं। जिसके बाद आरिश उसकी बाजू को पकड़ता है और उसे कमरे की तरफ लेकर जाते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन पहले उसके लिए चलो तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद हम चलते हैं बाहर, ओके? आरिश के मुंह से सरप्राइज की बात सुनकर वह कंफ्यूजन भरी नजरों से आज उसकी तरफ देखते हुए बोली, सरप्राइज है? लेकिन क्या सरप्राइज है? आर्या के इस बेवकूफ वाले सवाल को सुनकर आरिश आर्या की तरफ देखता है और उसकी छोटी सी नाक को पकड़कर हल्के से खींचते हुए बोला, वाइफी, अगर मैं तुम्हें बात ही दूंगा तो ये सरप्राइज कैसे रहेगा? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें हिंट जरूर दे सकता हूँ। आरिश मुस्कुराते हुए आर्या की तरफ देखते हुए कहता है, तो वही आर्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश की तरफ देखते हुए तुरंत अपने सिर को हाँ में बच्चों की तरह हिलती हैं, जिसे देखकर आरिश जोरों से हंसाता है और फिर आर्या के बालों को बिगाड़ते हुए बोला, आज तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, और अगर अब तुम पता लगा सकती हो, गैस कर सकती हो, तो तुम कर सकती हो। इतना कहकर आरिश आर्या को देखते हुए अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है, जिसे देखकर आर्या तुरंत ही चौंकते हुए अपनी नजर फेर लेती है। आरिश आर्या के साथ कमरे में कदम रखता है और फिर उसे बेड की तरफ इशारा करता है।
जहां पर एक पेपर बॉक्स रखा हुआ था। उसे पेपर बॉक्स को देखकर आर्या आरिश की तरफ देखती है तो आरिश आर्या को आगे बढ़ाकर उसे बॉक्स को देखने को कहता है, जिससे आर्या तुरंत ही भाग कर जाती है और वह तुरंत उस पेपर बॉक्स को उठाकर उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर से लाइट पिंक कलर की साड़ी थी जिस पर बॉर्डर में ग्लिटर का काम किया हुआ था। वह सिंपल सी साड़ी दिखाने में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आर्या उस साड़ी को देखकर तुरंत ही अपने बड़े बड़े नजरों से आरिश की तरफ देखती है तो आरिश तुरंत ही अपनी उंगली से चेंजिंग रूम की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, जाओ जाकर पहले चेंज करके आओ, मैं भी तो देखूं मेरी वाइफ इस साड़ी में कितनी क्यूट लगती है। आई नो की साड़ी तुमसे ज्यादा सुंदर है बट मैं फिर भी ले आया, क्या पता इसे पहनने के बाद तुम और सुंदर दिखने लगो। आरिश लगभग आर्या को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहता है तो वहीं आर्या आरिश के मुंह से ये सुनकर घुरकर आरिश को देखती हैं और अगले ही पल वह उसे पेपर बैग को साड़ी के साथ ही आरिश के मुंह पर दे मारती है। आरिश जो कि पहले से ही इसके लिए तैयार था, वह जानता था कि आर्या ऐसा ही कुछ करेगी। वह तुरंत ही कैच करता है और फिर आर्या की तरफ अपने गर्दन टेढ़ी करते हुए देखा है और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, वाइफी भी कहीं तुम ये तो नहीं चाहती हो कि मैं ये साड़ी तुम्हें खुद अपने हाथों से पहना दूं? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम खुलकर भी बोल सकती हो, मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। आरिश के इतने बोलने से ही आर्या तो जैसे पागल ही हुए जा रही थी। ना जाने कल से आरिश को हो क्या गया था, कल से ही वह ऐसे बचकानी हरकतें किया जा रहा था। आर्या से बचकानी कह सकती थी, मगर आरिश जो कर रहा था वह आर्या को शर्माने पर मजबूर कर दे रहा था और अभी आरिश वही कर रहा था। आर्या नहीं जानती थी कि उसका पति इतना ज्यादा रोमांटिक भी हो सकता है। हालांकि उसका रोमांटिक नेचर आर्या ने पहले भी देख रखा था, मगर पहले आरिश जो कुछ भी करता था वह सब गुस्से में करता था, जो कि आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और कितनी ही बार आरिश ने तो उससे काकी के सामने भी किस किया था। आरिश को तो कोई शर्म नहीं आती थी, उसे और काकी को ही शर्म से पानी पानी होना पड़ता था। आर्या गुस्से से अपने पैरों को पटकते हुए जाकर बेड पर बैठ जाती हैं और फिर आरिश की तरफ अपनी घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आप इन दिनों कुछ ज्यादा ही नॉटी होते जा रहे हैं? ऑफकोर्स वाइफी, मुझे पता है कि मैं नॉटी हो रहा हूँ, अगर मैं नॉटी नहीं होगा तो फिर हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? अभी तो मुझे और भी क्यूट क्यूट से बच्चे चाहिए और उसके लिए तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा नॉटी तो होना ही पड़ेगा। अपनी बात कहते ही आरिश दूर से ही आर्या को फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर आर्या तुरंत ही आरिश से अपनी नजरें फेर देती है। आरिश के इस जवाब पर आर्या के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे तो वही आरिश अब अपने हाथों में पड़ी उस साड़ी को लेकर बेड के पास आता है और आर्या के हाथों को पकड़ते हुए वह उसे बेड से खड़े करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा, ओके, सो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आरिश अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए आर्या की तरफ देख रहा था तो वहीं आर्या अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, किसने कहा कि मैं आपसे डरती हूँ? मैं बिल्कुल आपसे नहीं डरती हूँ। अच्छा, आरिश, हाँ। आर्या, तो चलो फिर देखते हैं। आरिश, हाँ देखते हैं। आर्या, आर्या का इतना कहना था कि अगले ही पल वह आरिश की बाहों में आ जाती हैं और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी तो वही आरिश बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए अपने हाथों को आरित के कमर पर कसते हुए दूसरे हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर आर्या की कुर्ती का चैन धीरे धीरे सरकाने लगता है तो वही आर्या जब यह महसूस करती है तो वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर अपने चेहरे पर वह कुछ भी जाहिर नहीं होने दे दिए तो वही आरिश आर्या के चेहरे को देख रहा था। वह एक झटके के साथ आर्या की कुर्ती को उसके बदन से अलग कर देता है, जिससे आर्या कुछ पल को घबरा तो जाती है, मगर फिर वह खुद को नॉर्मल कर लेती है और आरिश की तरफ एकटक देखने लगती है तो वहीं आरिश आर्या के कपड़ों को धीरे धीरे आर्या से अलग करने के बाद बेड पर रखा ब्लाउज उठता है। आरिश को ब्लाउज उठता हुआ देखकर आर्या तुरंत अपने हाथों को आरिश की तरह बढ़ा देता है, मगर आरिश उसे ब्लाउज को आर्या को पहनने की जगह अपनी नजरें आर्या के कफ्स पर टिका लेता है। आर्या के परफेक्ट कव इस समय आरिश के नजरों के सामने थे। आर्या जो कि अब तक बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी, वह आरिश की उन गहरी नजरों को जैसे ही खुद के ऊपर महसूस करती है वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और वह तुरंत अपने हाथों को अपने सीने पर रखते हुए आरिश की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, आप मुझे साड़ी पहन रहे हैं या फिर यह छिछोरागिरी करना है आपको? छिछोरेगिरी, अजीब सा मुंह बनाते हुए आर्या की तरफ देखते हुए वह इस शब्द को दोहराता है। जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से छिछोरे ही किसी लड़की को देखते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर मैंने आपको छिछोरा कहा तो आप इस तरह से मुझे देखना बंद कर दीजिए, मैं नहीं कहूंगी। आरिश पहले तो अजीब तरह से आर्या को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए हुए अपने कदम बिल्कुल आर्या के नजदीक लाकर रोकता है और आर्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें जो कहना है तुम कह लो, अब जब तुमने कह ही दिया है तो वह मैं करके भी दिखा सकता हूँ। क्या कहती हो? अपनी बात कहते हुए आरिश एक हाथ से आर्या की कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचता है, जिससे आर्या सीधा आरिश के सीने से टकराती है तो वही आरिश का दूसरा हाथ आर्या की पीठ पर था और वह आर्या के स्किन को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से टच करते हुए आर्या के इनरवियर के हुक के पास पहुंच चुका था। आरिश, यह आप क्या कर रहे हैं? आर्या के शब्द लड़खड़ा उठाते हैं जब वह आरिश की उंगलियों को अपने इनर के हुक के पास महसूस करती हैं। मैं तो वही कर रहा हूं जो तुमने अभी अभी मुझे करने को कहा है आरिश। आर्या, क्या? छिछोरेगिरी, आर्या की आंखों में देखते हुए वह अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए कहता है तो वही आर्या अपना मुंह खोले हुए आरिश को देखे जा रही थी।
आर्या के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर आरिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। वह तुरंत ही आगे बढ़कर आर्या के खुले हुए मुंह को अपने मुंह से बंद कर देता है, जिससे आर्या की आंखें एक पल को और भी बड़ी हो जाती है। वह तुरंत अपने चेहरे को दूसरी तरफ करने की कोशिश करती है, मगर आरिश उसके कमर से हाथ हटाकर तुरंत ही उसके बालों को पीछे से अपने हाथों में थमते हुए उसे हिलने से रोक देता है और दूसरे हाथ से वह उसके इन के हुक को एक झटके से खींचकर खोल देता है। इसके बाद एक पल नहीं लगता आर्या के इना उसके बदन से अलग होने पर वह सीधा जाकर फर्श पर गिरती है। एक पल को तो आर्या को समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या, मगर जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्या के सीने के ऊपर आरिश की नजरें टिकी हुई थी। आर्या की गोरी सॉफ्ट स्किन आरिश आंखों के सामने थी और आरिश कंट्रोल कर ले ऐसा हो ही नहीं सकता। आरिश तुरंत है अपने हाथों को बढ़ाकर आर्या ने पर रख देता है, जिससे आर्या लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो जाती हैं। मगर आरिश तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़ते हुए अपने बेहद करीब कर लेता है और अपने चेहरे को झुकते हुए अपने होठों को वह आर्या के कंधे पर रख देता है। आर्या की बॉडी एक पल में पूरी तरह से जम चुकी थी। अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किए आर्या आरिश के होठों को और उसके हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसके सांसें गहरी होने लगी थी। अचानक ही आर्या की मुंह से एक चीज निकल जाती है जब उसे अपने कंधे पर आरिश के दांत महसूस होते हैं और साथ ही वह सीने पर बारिश की मजबूत पकड़ महसूस करती हैं। वह तुरंत ही आरिश को देखने लगती हैं तो वही आरिश उसके कंधे से अपने चेहरे को दूर करते हुए आर्या के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी बेचैन कर देने वाली आवाज में बोला, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर वाइफी, प्लीज लेट मी इमर्स माई सेल्फ इन यू, आई प्रॉमिस आई वोंट हर्ट यू एंड विल रिलीज यू सून। आरिश की में गहरी आवाज को सुनते हुए आर्या के दिल की धड़कन बेहद तेज हो चुकी थी। वह अपनी धड़कते दिल के साथ आरिश की तरफ देख रही थी। उसका गला तक सूख चुका था। वह अपने थूक को अपने गले से नीचे उतारते हुए आरिश की तरफ देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, मगर आरिश, आपने कहा था कि हमें कहीं जाना है, क्या आप लेट नहीं हो रहे हैं? आर्या हिचकिचाते हुए आरिश से यह सवाल करती है। शायद रिश इसी को याद करके उसे जाने दे। आई नीड ओनली यू राइट नाउ, आई वॉन्ट टू फील माई सेल्फ इनसाइड यू। आरिश के कुछ शब्दों में आर्या की सारी उम्मीद को भी खत्म कर दिया था। वह अब जान चुकी थी कि वह आरिश को खुद से दूर नहीं कर सकती है और आरिश के कंधे को थमते हुए आरिश की आंखों में बेहद गौर से देखते हुए बोली, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट रिमेंबर योर प्रॉमिस। आर्या का इतना कहना था, इसके बाद फिर क्या था? आरिश उसे पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। आर्या खुद को आरिश की बाहों में ढीला छोड़ देती है और आरिश के मन का करने देती है। आर्या बिल्कुल दीवार से चिपकी खड़ी थी, वहीं आरिश पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो चुका था। आरिश को अब रोक पाना आर्या के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका था। वह आर्या की एक बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। आरिश के होठ लगातार आर्या के गले पर किस किए जा रहे थे, जिससे आर्या और भी ज्यादा बेचैन होते जा रही थी। आर्या की पकड़ आरिश के कंधों पर बेहद मजबूत हो चुकी थी। वहीं आरिश आर्या की कमर को मजबूती से थामे हुए दूसरे हाथ से वह आर्या की बैक को पकड़े उसे पूरी तरह से खुद से चिपकाए हुए आर्या के गले से लेकर कंधे तक अपने छाप छोड़ता जा रहा था। काफी देर तक आर्या के कंधे और गले पर अपने दांतों के निशान छोड़ने के बाद आदिश फाइनली अपने सिर को आर्या के गले से निकालकर आर्या के चेहरे की तरफ देखता है। आर्या का छोटा सा चेहरा पूरा लाल हो चुका था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और आर्या गहरी गहरी सांस ले रही थी। आरिश भी इस समय बेहद गहरी सांस ले रहा था। वह आर्या के गालों पर हाथ रखता है और वह आर्या के गालों को सहलाता है, जिससे आर्या आरिश की तरफ देखने लगती है। आई एम सॉरी रुपए। अचानक से आरिश के मुंह से सॉरी सुनकर आर्या कंफ्यूजन से आरिश की तरफ देखने लगती है, जिसके जवाब में आरिश आगे बढ़कर धीरे से आर्या के माथे पर किस करता है और फिर उसके गालों को चूमते हुए बहुत ही प्यार से बोला, आई एम सॉरी इसलिए क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मैं तुम्हें हमेशा चोट पहुंचा देता हूँ और तुम हमेशा उसे दर्द को बर्दाश्त कर लेती हो, सिर्फ मेरे लिए। आरिश की बात सुनकर ना चाहते हुए भी आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने हाथों को आरिश के गले में लपेटे हुए उसके बालों में अपने हाथों को फिराते हुए और उसकी तरफ शांत नजरों से देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स आई हैव टू डू दिस फॉर यू, नाउ आई विल नॉट बेयर दिस पेन फॉर यू, सो हु नोज यू माइट गो टू समवन एल्स टू गिव दिस पेन टू यू। आरिश अपनी आंखें तुरंत ही छोटी करके आर्या की तरफ देखता है। यह औरत सच में पूरी की पूरी पागल थी। इतना सब कुछ होने के बाद बेवकूफ को लगता है कि आरिश उसे छोड़कर किसी और औरत के पास जाने वाला है। सच में आरिश अपनी बीवी की दिमाग को सलामी दे रहा था। ऐसा दिमाग भगवान किसी को ना दे। आरिश अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए आर्या की तरफ देखते हुए अपने सिर को 2-3 बार कंफ्यूजन में हाँ में हिलता है। उसके बाद फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर वाइफी जैसा कि तुमने कहा कि तुम यह मेरे लिए बर्दाश्त कर लेती हो, इसका मतलब मुझे पूरी परमिशन है कि मैं तुम्हें जब चाहूँ ये दर्द दे सकता हूँ। आरिश अपनी एक आंख दबाते हुए आर्या से कहता है तो वही आर्या इस बात पर आरिश को तुरंत ही खुद से दूर करने की कोशिश करती है, मगर आरिश उसके हाथों को पकड़ते हुए सीधा उसके पीठ से लगता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए तुरंत अपने सिर को नामे हिलाते हुए बोला, ना वाइफी यह करने की गलती बिल्कुल मत करना। शायद तुम भूल रही हो कि अभी तुम किस हालत में और किसके सामने खड़ी हो। मेरे ही कैद में होकर तुम मुझे ही उकसाने की गलती कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ जाए, इतनी की सुबह हो जाए। कुछ तो शर्म कीजिए आरिश, अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं। क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आप इस उम्र में अगली सुबह कर सकते हैं? अगर यह बात आप पहले कहते तो मैं मान भी लेती, मगर अब इस बात को माना जरा मुश्किल है।
वह क्या है ना, मैंने पिछले 2 बार में आपका स्टेमिना बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। अपनी बात कहकर आर्या अपने चेहरे पर बड़ी सी बनावटी मुस्कुराहट लिए आरिश की देख रही थी तो वही आरिश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या उसकी बीवी सच में उसे ऐसा समझ रही थी? आरिश अपने पकड़ आर्या के हाथों पर और भी ज्यादा मजबूत करते हुए आर्या के गालों को दबाता है, जिससे आर्या के होंठ बाहर की तरफ आ जाते हैं। आरिश तुरंत ही आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने दांत गाड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है वाइफी तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। अब तो तुम्हें बातना ही पड़ेगा कि मेरे अंदर कितना स्टेमिना है और कितना नहीं। अपनी बात खत्म करते हैं और आरिश आर्या को और भी ज्यादा दीवार से चिपका देता है, जिससे आर्या का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। आर्या को ऐसा लग रहा था जैसे आज आरिश उसे से इस दीवार में ही दफन देगा। आर्या गहरी सांस से लेते हुए आरिश के पकड़ से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आह आरिश, क्या कर रहे हैं आप? मेरे हाथों को छोड़िए। क्या आप आज मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यह आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ और कैसा सोच रहा हूँ ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है वाइफी। अचानक से ही आर्या दर्द से करा उठती है और वह तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश तरफ देखने लगती है, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आर्या अपनी नजरें नीचे करती और आरिश के हाथों को देखती हैं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आरिश की तरफ देखती हैं और बोली, आरिश, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ जेंटल रहेंगे। क्या आप भूल गए? आप अपने हाथों को देखिए। क्या यह एक जेंटल आदमी की निशानी है? आपने इतनी जोर से मुझे पकड़ रखा है कि आपके हाथों की नशे तक उभर आई है। आर्या के ऐसे कहते हैं आरिश तुरंत ही अपनी नजरें नीचे करके आर्या के सीने की तरफ देखता है। सच में उसने अपनी काफी ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर लिया था। उसकी नशे उभर कर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आर्या के साथ प्यार से नहीं बल्कि जबरदस्ती से पेश आ रहा हो। आरिश तुरंत ही अपने हाथों को आर्या के सीने से दूर हटा लेता है और उसे जगह को देखने लगता है जहां उसने अभी अभी कारीगरी की थी। उसके उंगलियों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। आरिश अपनी आंखें बंद करता है और दूसरी तरफ अपना चेहरा घूमते हुए वह गहरी गहरी सांस लेने लगता है तो वही आर्या कुछ भी नहीं कह रही थी। वह बस खामोशी से आरिश को देखे जा रही थी। वह आरिश के हर एक हरकत को अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। आरिश जो हमेशा से आर्या के साथ एग्रेसिव ही रहा है, जाहिर तौर पर इतने सालों तक एग्रेसिव होने की वजह से आरिश की अब आदत बन चुकी है और इस आदत को शायद मिटा पाना बहुत मुश्किल है। शायद आरिश को हमेशा यही लगता है कि वह चाहे जितना भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाए आर्या हमेशा उसे बर्दाश्त कर लेगी, जैसे पहले कर लिया करती थी। मगर अब चीज बदल रही थी। बस ये बात आरिश समझ नहीं रहा था। आरिश अपनी आंखें खोलता है और आर्या की तरफ देखता है। अपने एक हाथ से वह आर्या की बैक को सहलाते हुए आर्या को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगता है तो वही दूसरे हाथ से वह आर्या के एक हाथ को पकड़े हुए उसके हथेलियां को सहला रहा था। कुछ देर तक ऐसा करते रहने के बाद आरिश हल्के से नीचे झुकता है और अपनी उंगलियों के बने उन निशानों पर धीरे से अपने होठों को रख देता है और इस पल में आर्या की आंखें बंद हो जाती है। 15 मिनट बाद आरिश के होंठ अभी आर्या के बदन पर घूम रहे थे। दोनों अभी भी विंडो के पास ही खड़े थे। उन दोनों को ही दुनिया की कोई होशो हवास नहीं था। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा कोई नॉक करता है। अचानक से कमरे का दरवाजा नॉक होने की आवाज से दोनों का ही ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है। आरिश, जिसके एक हाथ से आर्या की बैक को सपोर्ट दे रखा था और दूसरे हाथ से उसने अपने कोट को अपने बदन से अलग करके फर्श पर फेंकने को तैयार था, वह हड़बड़ाते अपने चेहरे को ऊपर उठकर आर्या की तरफ देखता है, जो कि खुद हैरानी भरी नजरों से आरिश की तरफ ही देख जा रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। बाहर जो भी खड़ा था वह किसी भी वक्त कमरे में आ सकता था। खुद की हालत देखते हुए आर्या पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तो वही आरिश भी आर्या को एक नज़र देखता है और अगले ही पल वह हरकत में आते हुए दूसरे हाथ में पड़े अपने कोट को जो नीचे फेंकने वाला था तुरंत उसे आर्या की बॉडी पर लपेट देता है और उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करते में बोला, रिलैक्स वाइफी, मैं हूं ना। अपनी बात कहकर आरिश तुरंत ही पलता है और आर्या को पूरी तरह से अपने पीछे छुपते हुए वह कमरे के बाहर खड़े इंसान को अंदर आने की परमिशन दे देता है। कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और नूर जी कमरे में अपने कदम रखती है। आरिश चाहता तो आर्या को चेंजिंग रूम में भी भेज सकता था या फिर वह उसे बाथरूम में भी छुपा सकता था, मगर आर्या को चेंजिंग रूम या बाथरूम में भेजने का टाइम उसके पास नहीं था। जब तक वह ऐसा कर पाता बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कमरे का लॉक बाहर से ओपन कर दिया गया था। अगर आरिश परमिशन नहीं भी देता तो भी बाहर खड़ा शख्स अंदर आ ही जाता। कमरे के अंदर नूर जी को आता हुआ देखकर आरिश हैरानी भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, माँ आप यहाँ, क्या कुछ बात हुई है? आरिश के सवाल को सुनकर पहले तो नूर जी हैरानी से आरिश को देखती हैं। आरिश के पूरे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसने जो शर्ट पहन रखी थी उसके शर्ट के 3 बटन भी खुले हुए थे। टाई भी पूरी तरह से ढीली पड़ चुकी थी। आरिश की हालत देखते हुए नूर जी पहले तो हैरानी से उसे देखती हैं और फिर अपनी हैरानी जताते हुए बोली, आरिश ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या तुम कुश्ती करने जा रहे हो? अपने माँ के इन सवालों को सुनते हुए आरिश तुरंत ही अपने बालों में अपने हाथों को फेरता है और फिर जबरदस्ती की मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को तुरंत ही ना में हिलाते हुए बोला, नहीं माँ, मैं तो बस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था। आप बताइए ना, आप यहाँ क्या, आपको कुछ चाहिए? आरिश बात बदलने की कोशिश करते हुए कहता है तो वही मनोनूर जी आरिश की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हैं और फिर अपनी नज़र पूरे कमरे में घूमते हुए बोली,
आर्या, मुझे मेरी बच्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम अब तक यही हो तो वह ऑफिस तो गई नहीं होगी। मैंने नीचे हॉल में सब जगह देख लिया, यहाँ तक कि मैं गार्डन में भी देख कर आ चुकी हूँ, वह वहाँ भी नहीं है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? आर्या, जो कि आरिश के पीछे ही खड़ी सारी बातें सुन रही थी, वह आरिश की शर्ट को पीछे से मजबूती से पकड़ते हुए अपने सिर को आरिश की पीठ पर धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। वहीं आरिश बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर वह अपनी माँ को क्या जवाब दे। वह झूठ कहना नहीं चाहता था और सच वह बात नहीं सकता था। आरिश अपने गले को साफ करते हुए तुरंत अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं मन, मैंने उसे नहीं देखा है। इनफैक्ट मैं खुद उसे ही ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और वह लड़की पता नहीं कहाँ है। क्या आपने काकी के रूम में देखा? हो सकता है कि वह काकी पास हो। आरिश की बात को सुनकर नूर जी अपनी आंखें चढ़ाते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने उसे पूरे हॉल में देख लिया, तभी मैं सोचूं कि आज आर्या है कहाँ। कोई बात नहीं, तुम अब जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो, मैं उसे वहां पर देख कर आता हूँ। ठीक है। इतना कहकर नूर जी तुरंत ही कमरे से निकाल कर चली जाती है। नूर जी के जाते ही आरिश भागता है और वह सबसे पहले जाकर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करता है। इधर आर्या, जो कि अपने सीने पर हाथ रख चुपचाप दीवार से लगी गहरी गहरी सांस ले रही थी, वह अब गुस्से भरी नजरों से आरिश की तरफ देखती हैं और बोली, आप इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? आरिश, आपको ध्यान देना चाहिए कि कमरे का दरवाजा लॉक है या नहीं। अभी अगर माँ बिना नॉक किया आ जाती तो बस इसलिए ही मैं दिन में आपको अपने करीब नहीं आने देती हूँ। आर्या अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सीधा चेंजिंग रूम की तरफ भागती है और आरिश इस बार बिल्कुल खामोश था। वह आर्या का गुस्सा अच्छी तरह से समझ रहा था। जाहिर तौर पर यह बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। अगर उसकी माँ ने उसे ही फिर आर्या को उसे हालत में देख लिया होता तो आरिश का तो पता नहीं, मगर आर्या वह शायद उसकी माँ से फिर कभी नजरें नहीं मिलाती। वहीं अब आरिश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आरिश अपने कदम चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा देता। आरिश चेंजिंग रूम में जैसे ही आता है, उसकी नज़र सीधा आर्या के ऊपर चली जाती है, जो कि एक कोने में खड़ी अपने हाथों को अपने सीने पर बांधे बड़े गुस्से से उसे ही घूर रही थी। आर्या को इस तरह से खुद पर गुस्से में घूरता हुआ देखकर आरिश एक बार फिर से कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि इस बार उसने कुछ भी नहीं किया था। फिर आर्या उसे इस तरह गुस्से में क्यों घूर रही थी? क्या हुआ वाइफी, तुम इस तरह से अब मुझे क्यों घूर रही हो? अब मैंने क्या कर दिया? आरिश सवालिये नजरों से आर्या की तरफ देखते हुए उसे सवाल करता है, तो वही आर्या अपने तेज कदमों से आरिश के पास आती हैं और आरिश के चेहरे को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोली, मैं बिना अपना साड़ी लिए ही चेंजिंग रूम में आई हूं, तो क्या जब आप आ रहे थे तो आपकी आंखें खराब हो गई थी? आप उस साड़ी को लेकर नहीं आ सकते थे? यहाँ पर तो वही हाल हो गए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आर्या ने गलती की थी, ऊपर से डांटे वो आरिश को ही रही थी। आरिश उसके गहरी सांस लेता है और अपनी बीवी के कंधे को पकड़ते हुए उसके हाथों को अपने चेहरे से हटता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारी गलती है और तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रही हो? बिल्कुल भी नहीं, सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आर्या आरिश की बात को बीच में ही काटते हुए आरिश से कहती हैं, तो वहीं आरिश के पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ सारी गलती मेरी ही है, मैं मानता हूँ अपनी गलती। इतना कहते ही वो सीधा चेंजिंग रूम से बाहर कमरे में आता है और वह बेड पर रखी आर्या की साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट को उठाकर वह सीधा एक बार फिर से चेंजिंग रूम में आता है। चेंजिंग रूम में उसके कदम रखते ही आर्या तुरंत ही उसके हाथों से अपने कपड़े छीन लेती है और फिर अतीश को धक्के मारकर चेंजिंग रूम से बाहर कर देती है। आरिश चेंजिंग रूम के दरवाजे को ऐसे देख रहा था जैसे ना जाने उसके साथ इस दरवाजे ने कितना बुरा कह दिया हो। उसका चेहरा इस समय देखने लायक था। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने हाथों की जोर से मुट्ठी बांध रखी थी। इधर आर्या आरिश को भगाने के बाद आरिश के पहने कोट को अपने बदन से अलग करती हैं और फिर तेजी से अपने कपड़े पहनना शुरू कर देती हैं। आर्या के गले से लेकर उसके सीने तक आरिश के दांतों के निशान बन चुके थे। उसे ब्लाउज को पहनने के बाद भी उसके एक भी निशान हाइड नहीं हो रहे थे, सिवाय उन निशानों के जो आरिश ने हिडन एरिया में दिया था। आर्या एक गहरी सांस लेती हैं और फिर खुद को ही मिरर में देखती हैं। वह अपने सिर को नामे हिला देती हैं। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से रेडी होकर कमरे में आती है। चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलते ही उसे आरिश का झुंझलाया हुआ चेहरा नजर आ जाता है, मगर आर्या उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ जाती हैं। तो वहीं आरिश भी जाकर आर्या के पीछे खड़े होते हुए मिरर में ही आर्या को देखते हुए बोला, ओहो वाइफी कितना गुस्सा करती हो, अब अपना गुस्सा थूक भी दो ना। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि दरवाजा मैं खुला ना छोड़ूं, बस इस बार मुझे माफ कर दो। आर्या आरिश की बात को सुनकर आरिश को ऐसा दिखती है जैसे उसने आरिश की बात सुनी ही नहीं है। तो वही आरिश आर्या की इस इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह झटके साथ आर्या के चेयर को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके दोनों तरफ अपने हाथों को टिकाते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक जाते हुए बोला, वाइफी क्या तुम चाहती हो कि आज हम बाहर कहीं ना जाएं? अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं अपना अधूरा काम कंटिन्यू करूं तो तुम कहो कि तुमने मुझे माफ किया। आरिश के धमकी भरी अपॉलॉजी को सुनकर आर्या अपनी आंखें छोटी छोटी किए हुए आरिश को देख रही थी, मगर आरिश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और वह जब देख लेती है कि आरिश अपनी जिद पर आ चुका है तो वह भी गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ किया, अब आप हटेंगे, मुझे तैयार होने देंगे।
आर्या के इतने कहने से आरिश के चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए आर्या को वापस मिरर की तरफ टर्न कर देता है तो वही आर्या आरिश के पाल पाल बदलते रंग को देखकर हैरान थी। आर्या कंसीलर और फाउंडेशन की मदद से आरिश के दांतों के निशाने को छुपाने में लगी हुई थी तो वही आरिश मिरर में ही आर्या को देखे जा रहा था जिसका पूरा ध्यान सिर्फ उन निशानों को हाइड करने में लगा हुआ था। काफी देर से कमरे में पूरी तरह से शांति थी, सिर्फ आर्या और आरिश दोनों की गहरी सांसों की आवाज से ही कमरे में गूंज रही थी। मगर थोड़ी देर की चुप्पी को तोड़ते हुए आरिश आर्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना प्रोफेशनल होकर इन निशानों को छुपाने की जरूरत है, आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। अगर एक दो निशान रह भी जाएंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हर एक कपल के बीच नॉर्मल होता है। तुम बेकार में ही इतनी मेहनत कर रही हो। आरिश की बातें सुनने के बाद भी आर्या कोई जवाब नहीं देती, मगर जब आरिश अपनी बातों को दोहराने लगता है तब आर्या फाइनली अपना ब्यूटी ब्लेंडर मिरर के सामने फेंकते हुए तुरंत ही खड़ी होती है और फिर आरिश की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इसके लिए तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एक दो निशान दिखते भी हैं तो क्या जाता है, अभी फिलहाल के लिए आप मुझे जहां लेकर चल रहे थे वहां चले। आर्या के अचानक से इस तरह उठकर ब्यूटी ब्लेंडर फेंकने की वजह से आरिश बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे तो लगा था कि आज आर्या उसका सिर फोड़कर ही मानेगी, मगर फिर घूम फिर कर आर्या को अपने सरप्राइज की याद आ रही थी। उसको याद दिलाते देखकर आरिश अपने सिर को नामे हिलाते हुए बोला, लालची औरत। बारिश की किस्मत अच्छी थी कि आर्या ने उसके मुंह से कहे इन शब्दों को सुना नहीं। अगर उसने आरिश के कहे उन शब्दों को सुन लिया होता तो वह आरिश को फिर कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ती। आरिश तुरंत आगे बढ़ता है और आर्या के छोटे से हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़े हुए आर्या को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। आरिश आर्या के हाथों को पकड़े हुए पैलेस से बाहर आ रहा था तो वहीं आर्या रे अभी टुकुर टुकुर आंखों से आरिश को देखते हुए मुस्कुराते हुए उसके साथ पैलेस से बाहर आ रही थी। अभी वह दोनों पैलेस से बाहर कदम रख पाते कि तभी उन दोनों के ही कानों में नूर जी की गहरी आवाज पड़ती है, आर्या बेटा तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अभी नूर जी अपनी बात कही रही थी कि तभी उन्हें जैसा कुछ याद आता है और वह अपनी घूरती हुई नजरों से आरिश की तरफ देखकर लगभग चीखते हुए आरिश का नाम पुकारती है, आरिश। अपनी माँ के इतने जोर से चीखकर उसका नाम लेने पर आरिश अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं समझ चुका था कि उसकी माँ इतने गुस्से में उसका नाम लेकर क्यों पुकार रही है। वह पलटकर उनकी तरफ देखता है तो वही नूर जी गुस्से से अपने तेज पैरों को आगे बढ़ाते हुए जाकर आरिश के सामने खड़ी हो जाती और फिर आरिश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जानते कि आर्या कहाँ है, फिर ये तुम्हारे साथ कहाँ से आ रही है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है मैं कब से हॉल में ही बैठी हूँ, मैंने तो नहीं देखा आर्या को कमरे में जाते हुए, और अगर आर्या कमरे में गई नहीं तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुमने आर्या को नहीं देखा। फिर ये तुम्हें कहाँ मिली। नूर जी के सवालों को सुनते हुए आरिश अपनी तिरछी नजरों से आर्या की तरफ देखता है जो कि उसके हाथों में अपने नाखूनों को गड़ा रही थी और शायद आंखों के इशारे से ही उसे जवाब देने को कह रही थी। वह माँ आप जब कमरे में आई थी उसे टाइम आर्या कमरे में ही थी, लेकिन वह बाथरूम में थी तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं तैयार हो रहा था तो मैंने बाथरूम में चेक नहीं किया था। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ये जब बाथरूम से आई तब मैंने उसे देखा। आरिश आदेश अपनी बात कहकर अब झूठ बोल अपनी बातें से बाहर निकाल देता है। क्या तुम सच कह रहे हो। नूर जी बड़ी नजरों से आरिश की तरफ देखते हुए उससे सवाल कहते हैं। आफकाज मम्मा सच कह रहा हूँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप अपनी बहू से खुद पूछ लीजिए। वाइफी बताओ इन्हें कि मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। आर्या आरिश की तरफ देखती है, आरिश उसे अपनी आंखें दिखाता है। इधर आर्या जैसे ही देखती है तो वह तुरंत ही हाँ कर देती है, अपने बच्चों से दिखाते हुए अपने सर को जल्दी से हमें दिला देते, जिसे देखते हुए म्यूजिक को ना चाहते हुए भी और उसके बाद पर यकीन करना पड़ता है। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। नूर जी के सवाल पर आर्या आरिश को देखती है, क्योंकि आर्या को भी अच्छे से नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह आरिश की तरफ देखती है और नूर जी की तरफ देखते हुए बोली, वह माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, अगर कुछ अर्जेंट है तो आप मुझे बताइए। आर्या बहुत ही प्यार से नूर की तरफ देखते हुए उनसे कहती हैं तो वहीं आरिश आर्या की बात सुनकर तुरंत ही अपने सिर को घूमकर उसकी तरफ देखता है। क्या उसकी बीवी पूरी तरह से बेवकूफ थी। मगर तभी उसके कानों में उसकी माँ की आवाज पड़ती है, अरे नहीं नहीं तुम जाओ, मैं बस तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने सुबह सुबह तुम्हें तैयार नहीं देखा था तो मुझे लगा था कि तुम जाओगी या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मगर कोई बात नहीं, तुम शाम को आना, तब हम आपस में बैठकर आराम से बातें करेंगे। ओके अब जाओ। नूर जी अपनी बातें खत्म करके सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर आर्या और आदिश दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों ही पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। आरिश पैलेस से बाहर आता है, उसके कार पहले से ही पैलेस के बाहर तैयार थी और शायद ड्राइवर को पता भी था कि उसे कहाँ जाना है। आरिश के बाहर आते ही गार्ड आगे बढ़कर आरिश के लिए केयर का डोर ओपन करता है। आरिश आर्या को कार में बैठने का इशारा करता है, जिसे मानते हुए आर्या चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद आरिश सरी तरफ से जाकर कार में बैठता है। उन दोनों के बैठते ही कार तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। कार अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जा रही थी। इस बीच आर्या ने कम से कम 10 बार से भी ज्यादा आरिश से पूछ लिया था कि वह उसे कहाँ लेकर जा रहा है।
मगर आरिश ने हर बार उसे इंतजार करने को कहा था, जो कि आर्या से बिल्कुल नहीं हो रहा था। आरिश, आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, पर क्या एक सरप्राइज के लिए मुझे इतना लंबा इंतजार करना होगा? आप जानते हैं ना, मुझसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं इतना लंबा इंतजार कर सकूं। प्लीज बता दीजिए कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं तुम्हारी आदतों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ वाइफी, मगर यह सरप्राइज है और ये तुम्हें इंतजार के बाद ही मिलेगा। पर हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब तुम उस पल में होगी तो तुम्हारे चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं लेगी। आरिश के बात सुनकर आर्या अपना मुंह बनाते हुए गहरी सांस लेती हैं और फिर आरिश से अपनी नजरें फेरते हुए विंडो से बाहर देखने लगती है, क्योंकि इतना तो वह समझ चुकी थी कि आरिश उसे कुछ भी नहीं बताने वाला और वह पूछ पूछ कर अपना ही टाइम वेस्ट कर रही है। थोड़ी ही देर में आरिश की कार उसके मंजिल पर पहुंच जाती है। कार के रोकते ही रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसपास देखने लगती है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इधर आरिश आर्या की ऐसे देख फिर अपने सिर को ना हिलाते हुए अपनी तरफ से कार से बाहर आता है और दूसरी तरफ जाकर वह आर्या के लिए गेट खोलता है। आर्या आरिश की तरफ अपनी नजर उठाकर देखती है और फिर आरिश के हाथों को थामकर कार से बाहर आती हैं। आरिश उसके हाथों को मजबूती से पकड़े हुए आर्या के साथ अपने कदम आगे बढ़ा देता है। कुछ ही कदमों के बाद फाइनली आरिश के चेहरे पर मुस्कुराहट और आर्या के चेहरे पर हैरानी आ ही चुकी थी जब आर्या की आंखों के सामने बड़े बड़े अक्षरों में सिंह मेंशन लिखा नजर आता है। आर्या की आंखें उस बड़े बड़े अक्षरों में लिखो सिंह मेंशन के ऊपर ही टिकी हुई थी। आर्या अपनी नम आंखों से मेंशन की तरफ देखते हुए अपने कांपते होठों से उसे मेंशन का नाम लेती है। वही आरिश, जो कि आर्या के चेहरे के हर एक इमोशंस को नोटिस कर रहा था, उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। बीते सालों ने एक गलतफहमी में कितना कुछ बदल दिया था। आरिश ने उस गलतफहमी के बदले आर्या से कितना कुछ छीन लिया था, इसका एहसास आरिश को अब जाकर हो रहा था। आज पूरे 10 सालों बाद आर्या अपने घर के चौखट पर खड़ी थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने घर की चौखट को पार कर सके। उसकी आंखों में उभर आए दर्द को देखते हुए आरिश उसके हाथों को मजबूती से पकड़ता है, जिससे आर्या आरिश की तरफ देखने लगती है। आर्या अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए आरिश की तरफ देखकर तुरंत ही अपने सिर को नामे हिला देती है, जिसके जवाब में आरिश उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और उसके आंखों से बाहर आए आंसुओं को पूछते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और उसके हाथों को पकड़कर जबरदस्ती उस मेंशन के अंदर लेकर बढ़ जाता है। तो वहीं आर्या बस किसी बेजान पुतले की तरह आरिश के पीछे पीछे खींची चली जा रही थी। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, उसकी धड़कनें भी बेहद तेजी से धड़क रही थी। आर्या, जो इस चीज को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि एक बार फिर से वह अपने घर के चौखट पर आएगी। उसने तो हमेशा हमेशा के लिए इस रास्ते को भुला दिया था, मगर आज एक बार किस्मत या यूं कहे आरिश उसे दोबारा यही लेकर आया था, तो जहां से वह बेदर्दी से उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर गया था। तब से ना तो आर्या ने पीछे मुड़कर इस मेंशन को देखा था और ना ही इस घर में रहने वाले सदस्य ने कभी आर्या से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। आर्या के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपने ही परिवार से सामना कर सके। सालों बीत चुके उसे दिन को याद करते हुए आर्या का दिल आज भी डर से भर जाता था, जब उसने आरिश के लिए अपने पूरे परिवार को ठुकरा दिया था। आरिश आर्या का हाथ पकड़े हुए सिंह मेंशन के अंदर अपने कदम रखता है। बाहर मौजूद सभी गार्ड आरिश और आर्या को देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ दोनों को ग्रेट करते हैं, क्योंकि वहां के सारे गार्ड्स आर्या को बखूबी पहचानते थे और पहचानते भी क्यों नहीं, आखिर इस घर की वह इकलौती बेटी जो थी और दुनिया में हर किसी को भुलाया जा सकता है, मगर अपनी इकलौती संतान को कोई माँ बाप नहीं भूल सकता। और जब वह पूरे खानदान में ही इकलौती हो, फिर तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसे भूल पाना बिल्कुल नामुमकिन था। आरिश और आर्या जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, उन दोनों की ही नजरें हॉल में बैठे लोगों नजर आते हैं, जहां पर एक औरत जिसने बहुत ही सिंपल से साड़ी पहन रखी थी, अपने बालों का बन बना रखा था, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, आंखों पर चश्मा, हाथों में थोड़ी बहुत चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में एक पतला सा मंगलसूत्र। वह बैठी सबकी बातें सुन रही थी, ना तो वह मुस्कुरा रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। यहाँ तक कि उनकी नजरें भी नीचे झुकी हुई थी और उनके ठीक बगल में एक और औरत बैठी हुई थी, जिनके बाल काफी लंबे थे और उन्होंने अपने बालों की चोटी बना रखी थी, मांग में सिंदूर, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां भरी हुई थी। उसे औरत ने भी बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी, मगर दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। तो उनके ठीक सामने दो लड़के बैठे हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 30 से 32 के बीच की रही होगी। बालों को सलीके से सेट किए हुए दोनों ने इस समय बिजनेस सूट कैरी करा हुआ था, पैरों में लेदर शूज, हाथों में लिमिटेड एडिशन की वॉच, आंखों पर चश्मा, शार्प फेसियल फीचर्स, तीखी गहरी काली आंखें और वह पतले से होठ उन दोनों को ही बेहद हैंडसम और चार्मिंग बना रहे थे। हॉल के एक किनारे में पिलर के पास दो छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठे, जिनमें से एक की उम्र लगभग 6 महीने की होगी, जो कि अभी लुढ़कते हुए इधर उधर भाग रहा था, और एक की उम्र लगभग साल भर की रही होगी, जो अपने नन्हे कदमों से उठने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार वह फर्श पर गिर जा रहा था और उन दोनों की ही टोटली सी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी एक औरत भागते हुए किचन से आती है, उसके हाथ में दूध का बोतल था और वह पिलर के सामने जाकर अपने कमर पर हाथ रखते हुए खड़ी हो जाती है। फिर घूरकर उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों शैतान कहें के, तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है।
इतना कहकर वह उन दोनों को ही अपनी गोद में उठती हैं और जबरदस्ती उन्हें पकड़कर हॉल में बैठे उन दोनों लड़कों के पास लाकर दोनों की ही गोद में एक एक बच्चे को थमते हुए उन दोनों को ही घूर कर देखती हैं और बोली, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए रुकने को नहीं कहा था कि आप लोग यहाँ पर बैठकर अपने मीटिंग डिस्कस करें, मैंने बच्चों का ख्याल रखने के लिए आप लोगों को कहा था, मगर नहीं, आप लोगों को तो बस काम काम नजर आता है। अगर इतना ही काम से प्यार था तो फिर शादी हमसे क्यों की? छोटी भी कब से परेशान है, सबके लिए खाना बना रही है, कम से कम आप बच्चों को तो संभालिए। औरत लगभग गुस्से से दोनों के ऊपर चीखते हुए उन दोनों से कहती है तो वही वह दोनों अपने बड़े बड़े आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि दोनों में से किसी के भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं उनकी गोद में वह छोटा सा नन्हे नन्हे शैतान उन दोनों ने थोड़ी ही देर में उन दोनों ही लड़कों के चेहरे को नोच के खराब कर दिया था। दोनों के ही नाखून थोड़े बड़े हो चुके थे, कोई कभी गले को नोच रहा था तो कभी गालों को पकड़कर अपने नाखूनों से खरोच रहा था, मगर वह लड़के अपने बच्चों के शैतानियों को सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। हॉल में मौजूद दिख रहे ये सारे लोग कोई और नहीं बल्कि आर्या की खुद की फैमिली थी, उसकी माँ जिसके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, उसके बगल में बैठी आर्या की छोटी चाची, वहीं उन दोनों के सामने बैठे आर्या के दोनों बड़े भाई और वह लड़की जिन्हें आर्या अभी अभी देख रही थी और शायद पहली बार। यह शायद उसकी भाभी थी और जिस तरह से वह उन दोनों को डांट रही थी और दोनों ही चुपचाप खामोशी से दोनों की उनकी डांट सुन रहे थे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह उसके बड़े भाई की बीवी है। वह दो छोटे छोटे नन्हे शैतान जिसके ऊपर आर्या की नजरें सबसे पहले गई थी, वह दोनों ही उसके छोटे छोटे भांजे। आर्या अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए दूर से ही सब कुछ देख रही थी कि तभी हॉल में बैठी सुनैना जी की नजरें सीधा आर्या के ऊपर चली जाती है और अपनी बेटी को दरवाजे पर देखकर एक पल को तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह सपना देख रही हो, क्योंकि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। वह काफी बार अपनी बच्ची को चौखट पर खड़ा देख चुकी थी, बस सालों से अपनी बच्ची को चौखट पर खड़ी देखी आ रही थी, मगर जब भी वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, उनकी बच्ची उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाया करती थी, जिससे उनका दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाया करता था। सुनैना अपनी जगह से बेख्याली में उठती है और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है। आज फिर एक बार सुनैना जी को उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर उनके बगल में बैठी अनुराधा की गहरी सांस लेती हैं और फिर उन्हें कुछ कहने को होती है, मगर तभी उनकी नजरें खुद ही दरवाजे पर जाकर टिक जाती और वह खुद भी खड़ी होकर शॉक एक्सप्रेशन के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगती है। उन दोनों के सामने बैठे विहान और विधान, उन दोनों की नजरें जैसे ही अपनी मां पर जाती है, वह दोनों भी अपने सिर को घुमाकर पीछे की तरफ देखते हैं, मगर उन दोनों की भी आंखें कुछ पल को हैरानी से बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं था कि यह उनके लिए नया था। उनकी मां को हमेशा आर्या दरवाजे के चौखट पर खड़ी नजर आती थी, मगर यह सिर्फ उनका वहम होता था। मगर आज उन सभी को वहां पर आर्या नजर आ रही थी और सिर्फ आर्या ही नहीं, उसके बगल में खड़ा आरिश भी नजर आ रहा था। आर्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे, उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ उसे धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, मगर वह देख सकती थी अपनी मां को और उनकी आंखों में आ रहे उन आंसुओं को। आर्या का दिल बैठ जा रहा था। अपनी मां को इस तरह से देखकर आर्या आगे बढ़कर अपनी मां के गले लगा चाहती थी, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह अपनी मां के सामने कैसे जाए। वह आरिश के हाथों को कसकर पकड़े हुए, अपनी पैरों को भी जमीन पर कसकर दबाते हुए चुपचाप अपने होठों को दबाए हुए खड़ी हुई थी कि तभी सुनैना जी भागते हुए आती है और आर्या को अपने सीने से लगा लेती है और आज पहली बार आर्या उनके गले लगाने पर गायब नहीं हुई थी। सुनैना जी के गले लगाते ही आरिश आर्या के हाथों को आजाद कर देता है। हालांकि आर्या ने उसके हाथों को बहुत जोर से पकड़ रखा था और वह छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर वह जबरदस्ती आर्या के हाथों को छुड़ाता है और फिर उसकी आंखों की तरफ देखते हुए अपनी पलकें झपका देता है। आरिश के इशारे को समझते हुए आर्या भी कसकर अपनी मां को अपने गले से लगा लेती है और एक साथ दोनों का ही रोना छूट पड़ता है। दोनों के ही रोने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर किचन में काम कर रही लड़की भी तेजी से भागते हुए बाहर आती हैं और वह अपने सामने का नजारा देखकर कुछ पल को कंफ्यूज हो जाती है, मगर जैसे ही उसकी नजरें आर्या रया छोटे से चेहरे पर जाता है, उसकी आंखें चमक उठती है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तेज कदमों से दरवाजे की तरफ भागती है। इधर विहान के सामने खड़ी लड़की भी हैरानी भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देख रही थी और आखिर में उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। भले ही आर्या इस घर में मौजूद नहीं थी, मगर आर्या उन सबकी यादों में आज भी थी। विहान और विधान दोनों ही आर्या के बारे में हमेशा अपनी अपनी बीवी से बात किया करते थे। विधि और विहान की शादी को आज 1 साल होने को आ गए थे। विहान विधि से हमेशा आर्या के बारे में बात किया करता था, विधि को हमेशा आर्या की तस्वीर भी दिखाया करता था। हालांकि सिंह मेंशन से आर्या की सारी तस्वीर हटा दी गई थी, मगर फिर भी विहान में आर्या की कुछ तस्वीरों को अपने पास संभाल कर रखा था। ऐसा सिर्फ विहान ने ही बल्कि घर के सभी सदस्य ने किया था। भले ही वो बाहर से ऐसा दिखाते हो कि वो सभी आर्या को भूल चुके हैं, उनकी यादों से आर्या हमेशा हमेशा के लिए मिट चुकी है, मगर उनका दिल और दिमाग ही जानता था कि आर्या उन्हें हर दिन याद आती है। सुबह की पहली किरण और रात की नींद तक आर्या उनके जहन में बसी रहती है। इधर विधान और निधि की भी शादी के 2 साल होने को आ गए थे। उन दोनों भाइयों की ही फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, मगर उन दोनों भाइयों को अपनी बहन के बिना अपना ये परिवार अधूरा ही लगता था।
घर के सारे लोग अब आर्या के आसपास मौजूद थे सिवाय उसके पापा और उसके चाचा के। अभी वो दोनों आर्या के आसपास नहीं थे, इसलिए आर्या उन सभी को गले लगाने की हिम्मत भी जुटा रही थी। अगर उनमें से कोई एक भी आर्या के सामने आ जाता है तो आर्या एक बार फिर से टूटकर बिखर जाती। सुनैना जी आर्या को अपने सीने से लगाए उसकी पीठ को सहला रही थी ताकि आर्या का रोना कम हो जाए, मगर उनका खुद का रोना कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आज 10 साल बाद उन्होंने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया था। ये 10 साल उन्होंने कैसे गुजारे थे अपनी बच्ची के बिना, ये सिर्फ वही जान सकती थी। हर त्योहार पर हर दिन तड़प कर रह जाती थी, मगर उन्हें आर्या का चेहरा देखना तक नसीब नहीं होता था। और आज जब इतने सालों बाद उनकी बच्ची उनके आंखों के सामने थी तो वह भला कैसे खुद को रोक पाती, इतने सालों की तड़प कैसे छिपा पाती। आर्या भी अपने चेहरे को अपने माँ के गले में छुपाए हुए बस रो ही जा रही थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसकी माँ ही उसे याद करती थी। आर्या का एक एक दिन सुनैना जी के बगैर खाली बीता था। जब उसका हवेली में कोई नहीं था तब उसे हर पल अपनी माँ की याद आया करती थी, जिसके लिए वह अपने परिवार को छोड़कर गई थी वह तक उसका ना हुआ था। ऐसे में उसे पर क्या बीती थी वह अपने परिवार को बता भी नहीं सकती थी। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।